हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग इससे पहले जो था, इसे हम लोगों ने प्रोफेज पढ़ा था। ये प्रोफेज किसके अंदर आता है? तो हमने बताया था कि प्रोफेज जो था, देखिए मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि काम होना चाहिए, ठीक है। कल संडे था, कल वीडियो नहीं डली, लेकिन आज वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था सेल डिवीज़न में हम लोगों ने समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हम लोगों ने देखा था। और इसमें कहा जाए कि अगर विभाजन के बारे में बात किया जाए तो विभाजन हमने बताया था आपको कि विभाजन कितने टाइप के होते हैं। तो विभाजन कितने प्रकार के होते हैं आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया था। तो मैंने आपको विभाजन के बारे में 3 तरह के विभाजन होते हैं, ठीक है। मैंने कौन कौन सा बताया था? तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले असूत्री विभाजन, ठीक है। असूत्री विभाजन बताया था, ठीक है। असूत्री विभाजन, ठीक है। फिर उसके बाद सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन बताया था, ठीक है। समसूत्री विभाजन बताया था। फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन बताया था, अर्धसूत्री विभाजन बताया था। इतनी बात हुई थी भाई साहब, इतनी बात आप लोगों से हो गई थी, ठीक है। इतनी बात हुई थी। हमने असूत्री विभाजन के बारे में भी बताया था कि असूत्री विभाजन में क्या होता है। तो असूत्री विभाजन में हमने बताया था कि कवक में, ठीक है, शैवाल में, फिर जीवाणु में, फिर विषाणु में, इन सबों में कौन सा विभाजन पाया जाता है? तो असूत्री विभाजन पाया जाता है। ये बात हुई थी हमारी आपकी। उसके बाद हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था। समसूत्री विभाजन में भी हमने उसको कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो उसमें भी आपको हमने पढ़ाया था। तो आपको केंद्रक बताया था, ठीक है, केंद्रक विभाजन के बारे में बताया था। फिर साइटोकाइनेसिस के बारे में बताया था, ठीक है, ये दोनों के बारे में बताया था। अच्छा, जो केंद्रक विभाजन था वो 5 चरणों में पूरा हो रहा था। कितने चरणों में हो रहा था? तो 5 चरणों में केंद्रक विभाजन चल रहा था। तो वो जो 5 चरण जो थे, उसमें पहला था आपका अंतरावस्था जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे इंटरफेज कहा जाता है, ठीक है। इंटरफेज के बाद आपके पास क्या आया था? तो प्रोफेज आया था, ठीक है। उसके बाद मध्य अवस्था जिसे मेटाफेज कहा जाता है। उसके बाद एनाफेज आया था, ठीक है। उसके बाद आता टेलोफेज, फाइनल जो था टेलोफेज था। इतना हमने आपसे बात की थी। उसके बाद हमने तुरंत उसके बाद आपके बाद हम लोगों ने समसूत्री विभाजन के बारे में जाना। समसूत्री विभाजन जो आपका अभी मैंने बताया कि कितने भागों में बटा हुआ था, तो कुल 5 भागों में उसका केंद्रक विभाजन था। फिर साइटोकाइनेसिस हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था। अर्धसूत्री विभाजन में भी हमने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें भी हम आपको क्या देखने को मिलता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं और इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। मैंने इसका भी बात कर लिया था, लेकिन अब हमको पढ़ना है कि जो मियोसिस का जो स्टेज होता है, सॉरी, जो मियोसिस का गुणसूत्र का ह्रास होता है और इसमें विभाजन जो देखने को मिलता है, हम अब किस में पढ़ने चल रहे हैं? मियोसिस में पढ़ने चल रहे हैं। मियोसिस कौन सा था? मियोसिस किसे कहते हैं? तो जो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मियोसिस में भी हमें क्या करना है कि जितने भाग होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, उसके बारे में जानना है कि मियोसिस में कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम इस अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि मियोसिस की कौन कौन सी अवस्था है। तो मियोसिस में पहली अवस्था हम पढ़ना चाह रहे हैं प्रोफेज। अब प्रोफेज में भी कई उप अवस्थाएं हैं। प्रोफेज में भी क्या है? कई उप अवस्थाएं हैं। उसमें से हमने एक शुरू किया था लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है कि इसमें क्रोमैटिन जो होता है वो जालनुमा होता है, कुंडलित होता है तथा लंबा होता है। ये बात हुई थी। जालनुमा होता है, लंबा होता है, कुंडलित होता है, ये बात हुई थी। और इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? धागे की तरह के होता है। किस रूप में दिखाई देता है? तो धागे के रूप में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? लिप्टोटीन में। लिप्टोटीन में जो आपका क्रोमोसोम होता है वो धागे के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या कहा था मैंने? तो इसमें कहा था कि जो क्रोमैटिड्स होता है वो विभाजित नहीं होता है। क्रोमैटिड्स जो होता है वो विभाजित नहीं होता। किसमें? इसमें लिप्टोटीन में क्रोमैटिड्स विभाजन, क्रोमैटिड्स का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात हमने आपको बता दिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में हमने क्या कहा था? इसमें क्या मैंने बताया? ये तो पहला बताया। इसमें मैंने इसी में लिखवाना है, ठीक है। इसमें बात करनी है। हमने क्या कहा कि क्रोमोसोम धागे के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है? तो धागे के रूप में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? लिप्टोटीन में। तो लिखेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स धागे के रूप में दिखाई देता है,
धागे के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है? धागे के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है प्रभु? तो धागे के रूप में दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? तो क्रोमोसोम्स धागे के रूप में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? तो लिप्टोप्टीन में दिखाई देता है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप जब इसको 4-4 5-5 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने कहा कि इसमें जो क्रोमैटिड्स होता है वो विभाजित नहीं होता है। क्रोमैटिड्स जो होता है वो विभाजित नहीं होता है। क्रोमैटिड्स जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा। क्रोमैटिड्स जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा। क्रोमैटिड्स जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्रोमैटिड्स दिखाई नहीं देता है। ये हो गया आपका पहला, हमने पढ़ा दिया प्रोफेज में लिप्टोप्टीन पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं आपको बताने चल रहे हैं जाइगोटीन के बारे में। किसके बारे में बताने चल रहे हैं? जाइगोटीन। ध्यान से सुनिएगा, जाइगोटीन होता क्या है। जाइगोटीन इस अवस्था में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो होमोजीनियस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका गुण एक तरह का मिलता है, जो सेम होते हैं, वो क्या होता है, वो जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं। एक दूसरे के साथ किस में व्यवस्थित रहते हैं? जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं। और जब जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को बिवालेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिवालेंट कहा जाता है। देखिए, आप अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो हमने लिप्टोप्टीन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या? जाइगोटीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? तो जाइगोटीन के बारे में। क्या बताया जाइगोटीन के बारे में? तो जाइगोटीन के बारे में ये बताया कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात टाइप के होते हैं और समजात के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। समजातीय गुणसूत्र होते हैं। समजातीय गुणसूत्र का मतलब होमोजीनियस क्या? क्रोमोसोम्स। होमोजीनियस क्रोमोसोम्स जिन्हें विवालेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवालेंट भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, दूसरा क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन जाइगोटीन किसके बारे में चल रहे हैं पढ़ने? जाइगोटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। किसके बारे में? तो जाइगोटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब जाइगोटीन मैंने फिर से बता दिया था, अब मैं इसको लिखाने चल रहा हूँ। देखिए हम क्या लिखवा रहे हैं आपको समझिएगा, ठीक है। इसमें गुणसूत्र समजातीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं जिसे विवालेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विवालेंट कहते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, या जोड़े की अवस्था में रहते हैं, या समजातीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें गुणसूत्र समजातीय रूप से व्यवस्थित होते हैं जिसे विवालेंट कहा जाता है, ठीक है। समजातीय रूप से जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। समजातीय रूप से इधर लिख देता हूँ, रूप से जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। इसमें गुणसूत्र समजातीय रूप से जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, समजातीय रूप से जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जितना आपको पूछा जाएगा उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है।
हो गया आपका, ये चीज़ें समझ में आई, इसे बिवालेंट कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पैकिटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसका तीसरा जो अवस्था है उसे किसके प्रोफेज में, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिप्टोटीन पढ़ा था, दूसरा जाइगोटीन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पैकोटीन पढ़ने चल रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, पैकोटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। पैकोटीन में क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो जाल के रूप में कुंडलित और लंबे होते हैं। अब इसमें हम पढ़ने चल रहे हैं जो गुणसूत्र है ना, वो गुणसूत्र अब कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। किसमें हो जाता है, तो पैकिटीन में गुणसूत्र छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, छोटे होते हैं और मोटे होते हैं प्रत्येक। और क्या होता है, तो प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, तो क्रोमैटिड में अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के क्रोमैटिड क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र के, ठीक है, प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो चतुष्टक कहा जाता है। क्या कहते हैं, चतुष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्टक कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, क्या कहते हैं बेटा, चतुष्टक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए पैकेटीन के बारे में, फिर से सुनिए। पैकेटीन जो होता है, इसमें जो होता है गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और क्या होते हैं, मोटे होते हैं। लेकिन इसके समजात गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके लिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो चतुष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुष्टक कहा जाता है या कहते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग, किसके बारे में पढ़ने चले हैं, तो पैकेटीन के बारे में पढ़ने चले हैं। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो पैकेटीन के बारे में चलना है पढ़ने। पैकेटीन के बारे में हम लोग क्या करने चल रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं। तो पैकेटीन क्या होता है, ठीक है, पैकेटीन क्या होता है, ठीक है, पैकेटीन के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। अब सुनिए पैकेटीन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इसको लिखाने चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। इसमें गुणसूत्र छोटे व मोटे होते हैं, मोटे होते हैं। और क्या बोले थे, मोटे होते हैं। इसी में देखिएगा, ये दूसरा हो गया। इसमें देखिए एक और लिखवा देता हूँ, समझिएगा। पैकेटीन में गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक समजात गुणसूत्र के कौन सी चीज, क्रोमैटिड, क्या बताया हूँ, क्रोमैटिड कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, चतुष्टक कहा जाता है। क्रोमैटिड अलग अलग होते हैं जिन्हें चतुष्टक कहते हैं, जिन्हें चतुष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुष्टक कहा जाता है। देख लीजिए बेटा जी, क्या कहा जाता है, तो चतुष्टक कहा जाता है। ये हो गया आपका पैकेटीन हो गया। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, तो हमने लिप्टोटीन पढ़ा, जाइगोटीन पढ़ा, पैकेटीन पढ़ लिया। किसके पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेज के पढ़ रहे हैं। प्रोफेज किस में आता है, तो मियोसिस फर्स्ट में आता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आया है। तो प्रोफेज फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ बाकी है, अभी कुछ चीज़ें और बाकी जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो भी सुन लीजिए। अब क्या कर रहा है कि थोड़ा सा छूट गया था, इसमें क्या होता है ना कि
इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटती है। इसका मतलब होता है कि विनिमय हो जाना, आपस में जुड़ना, यानी क्रॉस कर जाना, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉसिंग करना, तो क्रॉसिंग ओवर, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इस घटना के कारण जीनों का क्या हो जाता है, मैंने कहा ना विनिमय होता है, जीनों का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, यानी इस घटना का मुख्य कारण क्या होता है, या इस घटना के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, इस घटना के कारण जो होता है वो क्या होता है, जीनों का विनिमय होता है। विनिमय आप समझ रहे हैं, विनिमय शब्द क्या होता है, ठीक है, विनिमय होता है, गुणसूत्रों का क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर पैकेटिंग में ही हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है, पैकेटिंग में अगला लिखवा रहे हैं, देखिए इस उप अवस्था में इस उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। किसकी घटना होती है, तो इस अवस्था में या इस उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्या होती है, घटना होती है। इस मतलब इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्या होती है, घटना होती है बाबू। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना दिखाई देती है, और ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो इसके कारण जीनों का क्या होता है, विनिमय होता है। क्रॉसिंग ओवर की इस घटना के कारण जीनों का विनिमय होता है। विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर का क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है। समझ में आई बात, ये हो गया आपका क्या बेटा, तो आपका हो गया क्या हो गया आपका, हमने क्या पढ़ा है, पैक्योटीन पढ़े हैं, ठीक है, पैक्योटीन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसी की अगली घटना होती है क्या होता है, डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन क्या पढ़ना है, तो डिप्लोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं प्रोफेज की चौथी अवस्था में, जिसे कहा जाता है डिप्लोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डिप्लोटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। डिप्लोटीन क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया चौथी अवस्था, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन डिप्लोटीन क्या होता है, डिप्लोटीन डिप्लोटीन क्या होता है, देखते हैं डिप्लोटीन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि डिप्लोटीन क्या होता है। यहाँ पर बेटा DE कर लीजिए, डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन क्या होता है, अब उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर देख लिया, जिसकी वजह से जीनों का क्या होता है, विनिमय होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण प्रतिकर्षण आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिकर्षण अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए, रेलवे की मतलब ही नहीं है। तो समजात गुणसूत्रों में क्या होता है, आपस में पहले वो करीब आ रहे थे, ठीक है, जुड़े हुए थे, लेकिन अब इनके बीच में क्या होने लगा है, तो प्रतिकर्षण होने लगा है। और जब प्रतिकर्षण होने लगता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं। क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, प्रतिकर्षण की वजह से अलग होने लगते हैं। लेकिन इनके कुछ बिंदु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन इनके कुछ बिंदु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, तो समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्रों के बीच में प्रतिकर्षण होना शुरू होता है, जिसकी वजह से यह अलग अलग होने लगते हैं। लाइट चली गई, 2 मिनट रुकिएगा, आ जाती है अभी। चलिए,
देखिए डिप्लोटीन के बारे में मैंने क्या बताया। अच्छा, इसी डिप्लोटीन में आप देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, जो मैंने बताया कि जीनों का विनिमय होता है, उसका मेन अर्थ क्या होता है, इसी में बताएंगे हम आपको। तो मैंने क्या कहा कि डिप्लोटीन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण की वजह से वो क्या होते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं, यानी अलग अलग होने लगते हैं। जब अलग होने लगते हैं इसी बिंदु पर, यानी जब अलग होते हैं ना, तो वहीं पर कुछ बिंदु पर ये अटैच रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। उसी जो जुड़े हुए बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस जुड़े हुए बिंदु को काइज़्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उस जुड़े हुए बिंदु को काइज़्मा कहते हैं। और जब काइज़्मा के बारे में जान गए, काइज़्मा के बारे में जान गए, तो अब सुनिए ध्यान से कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। देखिए इसी बिंदु पर जहाँ पर हम कह रहे हैं कि काइज़्मा हो रहा है, जिसे कहते हैं काइज़्मा, यानी जहाँ पर वो दो ठो गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं, वैसे तो अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं, क्यों होते हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण अलग होते हैं। तो प्रतिकर्षण की वजह से जब अलग होते हैं ना, तो कुछ बिंदु पर जुड़ते हैं, तो वो जो जिस बिंदु पर जुड़े हैं ना, उसी को काइज़्मा कहते हैं। और जब काइज़्मा की बात की जाए, तो काइज़्मा जो होता है, उस काइज़्मा को, उस बिंदु पर क्या होता है, क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं, क्या होते हैं, खंडों के बीच में अदला बदली होना शुरू होता है। फिर से सुनिए, उस काइज़्मा यानी उस बिंदु पर क्रोमेटिड के क्या होते हैं, खंडों के बीच अदला बदली होता है, क्रोमेटिड के जो खंड होते हैं उनके बीच में अदला बदली होता है। इसी को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का जो मुख्य कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का क्या परिणाम निकलता है, तो ये परिणाम निकलता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो माता पिता से थोड़े से क्या होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, माता पिता से थोड़े से भिन्न दिखाई देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा डिप्लोटीन के बारे में, तो डिप्लोटीन के बारे में पढ़ा कि इसमें जो समजातीय गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जब प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण के जिस कारण क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है, वो अलग होना शुरू करते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और जो जुड़े होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, काइज़्मा कहा जाता है। और इसी बिंदु से क्रोमेटिड के बीच में अदला बदली होना शुरू होता है। और जब अदला बदली होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से क्या होते हैं बेटा जी, भिन्न होते हैं, माता पिता से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें समजात गुणसूत्रों के बीच समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या देखने को मिलता है, तो प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों के बीच क्या देखने को मिलता है, तो प्रतिकर्षण होता है। अब जब प्रतिकर्षण होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, ये क्या होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। और अलग होते हैं, फिर भी कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह अलग अलग होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह अलग अलग होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह अलग अलग होने लगते हैं। परंतु यह कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे
काइज़्मा काइज़्मा कहते हैं। काइज़्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? काइज़्मा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? काइज़्मा कहते हैं। ठीक है, काइज़्मा कहते हैं। अब सुनिएगा, इसी बिंदु पर क्रोमैटिड 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 इसी बिंदु पर क्रोमैटिड जो होते हैं क्या करते हैं? क्रोमैटिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? खंडों का अदला बदली करते हैं। क्रोमैटिड के खंडों का क्या होता है? अदला बदली होता है। क्रोमैटिड, ठीक है, टिड के खंडों के अदला बदली अदला बदली क्रोमैटिड के खंडों का अदला बदली होता है। क्रोमैटिड के खंडों के अदला बदली क्रोमैटिड के खंडों का अदला बदली होता है जिसके परिणाम स्वरूप जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है बाबू, इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण बच्चे जो होते हैं माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण बच्चे माता पिता से भिन्न होते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण माता पिता से बच्चे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये हो गया आपका डिप्लोटिन। अब हम इसका प्रोफेज का लास्ट चरण पढ़ने चल रहे हैं। लास्ट चरण क्या है उसके बारे में जानने चल रहे हैं। लास्ट चरण पढ़ने चल रहे हैं। अब लास्ट चरण जो है वो क्या है? तो डायकानेसिस है। क्या है? डायकानेसिस है। डायकानेसिस जो होता है उसमें क्या होता है पहले उसको जानेंगे, तब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। उससे पहले नहीं, पहले समझिए फिर उसके बाद लिखिए। डायकानेसिस, ठीक है, डायकानेसिस क्या जानेंगे? तो डायकानेसिस के बारे में जानेंगे। चलिए सुनिए डायकानेसिस क्या होता है। देखिए, इस चरण में क्या हो जाता है कि समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? वो अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक और केंद्रिका गायब हो जाती हैं। केंद्रक और केंद्रिका जो होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। केंद्रक और केंद्रिका क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तुर्क तंतु, जिसे स्पाइंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर यानी तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसी में एक कोशिका आती है सहचर कोशिका, समांचर वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक का लोप नहीं होता है। उसमें केंद्रक का लोप नहीं होता। केंद्रिका का लोप हो जाता है लेकिन केंद्रक का लोप नहीं होता। किसमें? सहचर कोशिकाओं में। जो सहचर होती हैं कोशिकाएं उनमें केंद्र का लूप नहीं होता है, केंद्रिका का लूप हो जाता है, यानी केंद्रिका गायब हो जाती है लेकिन केंद्रक बचा रहता है। तो हमने क्या कहा? इस अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। किसमें गुणसूत्र अलग होते हैं समजात गुणसूत्र? तो
डाइकानेसिस के में जो होता है, डाइकानेसिस में गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और केंद्रक और केंद्रिका भी गायब हो जाती हैं। तुर्क तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। और याद रखिएगा सहचर कोशिकाओं में सहचर कोशिकाओं में केंद्रक का गायब नहीं होता है बल्कि केंद्रिका गायब हो जाती है। ठीक है, तो डाइकानेसिस के बारे में चलिए जानते हैं। डाइकानेसिस के बारे में जानना है कि डाइकानेसिस क्या होता है। ठीक है, डाइकानेसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर नेसिस, ठीक है, डाइकानेसिस, ठीक है। डाइकानेसिस के बारे में जानेंगे कि डाइकानेसिस क्या होता है। डाइकानेसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सुनिएगा, मैंने क्या बताया है कि इस अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। डाइकानेसिस में क्या होता है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो केंद्रक और केंद्रिका गायब हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण जिसके कारण केंद्रक व केंद्रिका गायब हो जाते हैं। केंद्रक व केंद्रिका क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बच्चा जी क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। इसी में देखिए क्या मैंने कहा, तुर्क तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पाइंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन नोट देखिए, नोट क्या कहता है, सहचर कोशिकाओं में केंद्रक का लोप नहीं होता है। केंद्रक का लोप नहीं होता है, याद रखिएगा, सहचर कोशिकाओं में केंद्रक का लोप नहीं होता है। प्रभु ये सुन लीजिएगा, ठीक है, सहचर कोशिकाओं में केंद्रक का लोप नहीं होता है। सहचर कोशिकाओं में केंद्रक का लोप, ये हो गया भाई, डाइकानेसिस के बारे में आपने जान लिया। देखिए आपका प्रोफेज का पूरी उप अवस्था खत्म हो गई। जब प्रोफेज की उप अवस्था खत्म हो गई तो अब हम पढ़ने चले प्रोफेज में ही। प्रोफेज फर्स्ट पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, तो मियोसिस फर्स्ट में पढ़े थे। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट पढ़े थे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं मेटाफेज पढ़ने चल रहे हैं। मेटाफेज क्या होता है उसको देखिए। ये प्रोफेज खत्म हो गया भाई, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज। मेटाफेज को पढ़ने के बाद तब जाकर कहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोफेज पढ़ लिया था हमने, अब हम मेटाफेज पढ़ने चल रहे हैं। मेटाफेज
देखिए मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज के बारे में जान लीजिए। और हम चाहते, हमारे हिसाब से समझ में आता है कि ये चैप्टर थोड़ा कठिन, क्योंकि अभी तक सेल डिवीजन में डिटेल में नहीं पढ़े थे आप, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा बना कर दूंगा, ज़्यादा मतलब लंबा नहीं बनाऊंगा कि आप बोर होने वाला काम नहीं। मेटाफेज के बाद कल एनाफेज पढ़ाएंगे, टेलोफेज पढ़ाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका कंप्लीट होगा कौन, फिर क्या, कौन सा, मियोसिस फर्स्ट का कंप्लीट होगा। लेकिन आज पहले मेटाफेज एक बार सुन लीजिए, उसके बाद कल हम लोग इसके आगे के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनिए कि आपको रिवाइज मस्ट है, जब तक इस चैप्टर को रिवाइज नहीं करें, और सारे चैप्टर तो आप रिलेटेड हैं, जान चुके हैं, लेकिन इसके बारे में अभी नया पढ़ रहे हैं, तो इसको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपका तैयार होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है मेटाफेज में, क्या होता है। प्रोफेज में हमने अवस्थाएं पढ़ ली, अब मेटाफेज देखिए, जो तुर्क धागे जो होते हैं उनका पूरी तरह से निर्माण हो जाता है, तुर्क धागे जो होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, और जब बन जाते हैं तो इसी को द्विसंयोजक तुर्क तंतु, ठीक है, इसी में जो द्विसंयोजक तुर्क तंतु जिसे बिवालेंट स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, किसको, द्विसंयोजक तुर्क तंतु को बिवालेंट स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, के मध्य में क्या आ जाता है, तो सेंट्रोमेयर आ जाता है, क्या हो जाता है, सेंट्रोमेयर आ जाता है, और यही सेंट्रोमेयर इनको क्या कर देता है, के द्वारा इनको जोड़ देता है, क्या करता है, जोड़ देता है। तो तुर्क धागे का इसमें पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में वो उप अवस्था थी प्रोफेज की, अब हम ये मियोसिस फर्स्ट का अवस्था पढ़ रहे हैं, तो इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में अवस्था में अवस्था में तुर्क तंतु का निर्माण पूरा हो जाता है, का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से हो जाता है, से हो जाता है। द्विसंयोजक तुर्क तंतु, यानी क्या पढ़े थे हम लोग, द्विसंयोजक तुर्क तंतु, द्विसंयोजक को हम लोग क्या पढ़े थे, तो बीवालेंट, क्या पढ़े थे, बीवालेंट स्पाइंडल फाइबर, द्विसंयोजक तुर्क तंतु, द्विसंयोजक तुर्क तंतु को द्विसंयोजक तुर्क तंतु को सेंट्रोमेयर द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तुर्क तंतु को सेंट्रोमेयर द्वारा जोड़ा जाता है, सेंट्रोमेयर द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है, सेंट्रोमेयर द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, सेंट्रोमेयर द्वारा क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जब ये सेंट्रोमेयर द्वारा जब जुड़ जाता है, तब जाकर क्या होता है, मेटाफेज की अवस्था क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मेटाफेज की अवस्था कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में और टेलोफेज के बारे में। देखिए मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ आप उसको रिवाइज करिए, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पढ़िए, रिवाइज करिए बार बार, और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 157 लोग मेरे में जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं उनको उनके तक पहुंचाइए, ये कोई ख़राब करने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना टाइम रील देखने में निकाल देते हैं, अगर इससे अच्छा इस पर टाइम देंगे ना तो चीज़ें तैयार होंगी, आपको एग्ज़ाम में बीट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम फाइट करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के बीच पहुँचाइए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनके पास ये चीज़ें नहीं मिल रही, जिनको पैसा देना पड़ा, वो पैसा दे भी नहीं पा रहे, उनकी अवस्था ख़राब है। तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।